हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सीजीएल मेंस 2023 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले हुआ था। 26 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 26 अक्टूबर 2023 को जिसका एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक कथन और उसके बाद 1 और 2 के रूप में क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को पढ़िए और तय कीजिए कि दिए गए कथन के लिए कौन सा अनुमान सत्य है। तो कथन हमारा क्या है, ये देखिए हमारा कथन है, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, कथन में क्या बोल रहा है, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और इसकी कीमत जो है, इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान एक हमारा क्या बोल रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। तो इसके बारे में तो कथन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की, ये हम नहीं कह सकते, ऐसा कुछ कथन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए क्या उत्तरदायी है, ये तो कथन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। कथन में दिया है कि भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है, ये ऐसा कथन में कुछ नहीं किया है। ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ना तो अनुमान 1 और ना ही 2 सत्य है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। पहचान करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, A, B, C, D, E और F एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है, उसमें कितने लोग हैं, 6 लोग। 1 2 3 4 5 6। उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज की केंद्र की ओर है या बाहर की ओर है। ठीक है, इनमें से या तो उसका मुख केंद्र की ओर है या फिर केंद्र की बाहर है। ठीक है, तो पूछा क्या है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, पूछा क्या है, डी किस दिशा में अभिमुख है। डी कौन से दिशा में अभिमुख है, केंद्र की ओर या केंद्र के बाहर। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कथन 1 पढ़ेंगे। क्या केवल कथन 1 से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। तो क्या बोला है, बी जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों केंद्र की ओर अभिमुख है। बी और एफ दोनों केंद्र की ओर अभिमुख है। ठीक है, और बी कहाँ है, एफ के दाएं। तो एफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एफ का दाहिना बी इधर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों केंद्र की ओर है। अगर ये दोनों केंद्र की ओर है तो इसका दाहिना इधर ही तो होगा। ठीक है, बी कहाँ है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर। अगर ये दोनों केंद्र की ओर है तो एफ का दाहिना इधर हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पे है। आगे क्या बोला है, ए और ई के बीच किसी भी छोर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं दोनों तरफ से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग ए लिख लेते हैं और यहाँ पे ई, तभी तो ए और ई के बीच में ये देखिए इधर से भी 2 व्यक्ति हो रहे हैं और इधर से भी 2 व्यक्ति हो रहे हैं। ठीक है, तो ए और ई को हम लोग यहीं बैठा सकते हैं और कहीं नहीं बैठा सकते। अगर हम लोग ए यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पर तो ई बैठा नहीं सकते, ऑलरेडी एफ है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग ए यहाँ भी नहीं बैठा सकते और यहाँ भी नहीं बैठा सकते, नहीं तो हमें ई यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यानी ए और ई हमारा यहीं पे हो सकता है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ए यहाँ पे होगा और ई यहाँ पे होगा, तो ये दोनों हो सकता है। तो हम लोगों को भी पता नहीं है कि ए कहाँ पे होगा और ई कहाँ पे। ये देखिए दोनों तरफ से 2 व्यक्ति हो रहे हैं। आगे क्या बोला है, ए और ई दोनों समान दिशा की ओर अभिमुख है। ए और ई दोनों समान दिशा में है, एक ही दिशा में, लेकिन कौन से दिशा में ये नहीं बताया, केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर है, ये तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों समान है। आगे क्या बोला है, ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये देखिए अगर हम ए यहाँ लेंगे तो ये तो बी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। इसका मतलब ए हमारा यहाँ पे नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ई। ए को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे ई हो जाएगा और ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ए को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
ये देखिए, क्योंकि यहाँ बोल दिया ए जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल दिया ए जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए को हम लोग यहाँ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखें। और ये दोनों एक ही दिशा में, तो केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर पता ही नहीं है। तो कथन एक में तो इतना ही है। क्या कथन एक से हमारा आंसर आ रहा है? क्वेश्चन हमारा क्या था, डी किस दिशा में है, तो डी तो कहाँ बैठा है ये तो पता ही नहीं है, यहाँ है कि यहाँ है, और किस दिशा में ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कथन एक से। तो अब हम क्या करेंगे, कथन दो सॉल्व करेंगे। क्या केवल कथन दो से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं? तो अब हम कथन दो सॉल्व कर लेते हैं। कथन दो में क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है। तो ये देखिए कथन दो में क्या बोल रहा है, सी बी के विपरीत दिशा की ओर अभिमुख है। सी किस दिशा में, बी के विपरीत, तो बी किस दिशा में ये तो पता ही नहीं है, तो सी क्या है, बी के विपरीत। चलो आगे पढ़ते हैं। डी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। डी कहाँ पे, सी के दाहिने, तो सी का दायां किधर हो जाएगा, सी अगर इधर केंद्र की ओर है तो सी का दाहिना डी इधर हो जाएगा, और अगर ये केंद्र के बाहर है सी, तो सी का दाहिना इधर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो पता ही नहीं है कि सी किस दिशा में केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर है, तो हम लोग डी कहाँ पे रखेंगे, यहाँ या फिर यहाँ। और यहाँ क्या बोला, सी बी के विपरीत दिशा में अभिमुख है। बी भी कहाँ पे है पता नहीं है, तो क्या इससे हमारा आंसर आ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला है, डी किस दिशा में अभिमुख है, तो डी कौन से दिशा में ये तो पता ही नहीं है, यानी कि केवल कथन दो से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कथन एक और दो को मिला के देखेंगे। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर एक होगा नहीं, कथन एक अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दो नहीं। कथन दो अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन एक नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब क्या बचा, कथन एक और दो मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या फिर कथन एक और दो मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम दोनों को मिला के देखेंगे, क्या कथन एक और दो दोनों को मिलाने से हमारा आंसर आता है या नहीं। तो कथन एक और दो दोनों को मिला लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए कथन एक में क्या बोला था, बी जो है एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर है और दोनों केंद्र की ओर है। दोनों क्या है, केंद्र की ओर, तो बी कहाँ है, एफ के दाहिने, एफ के दाहिने दूसरे स्थान पे बी है। ये दोनों केंद्र की ओर है तो दाहिना इधर ही तो होगा, तो बी क्या है, एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर और दोनों केंद्र की ओर है। ए और ई के बीच किसी भी छोर से केवल दो व्यक्ति है, ए और ई के बीच में, तो ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ए यहाँ पे, तभी तो दोनों के बीच में ये देखिए इधर से भी दो व्यक्ति हो रहा है और इधर से भी दो व्यक्ति हो रहा है। ठीक है, और ए को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल दिया है ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ए यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम कथन दो भी पढ़ लेते हैं। कथन दो में क्या बोला है, एक और दो को मिला रहे हैं हम लोग। सी जो है बी के विपरीत दिशा की ओर अभिमुख है। सी कहाँ है, बी के विपरीत, ये देखिए बी हमारा केंद्र की ओर है, इसका मतलब सी कहाँ होगा, केंद्र की बाहर की ओर। ठीक है, तो सी यहाँ पे हम लोग रखेंगे या फिर यहाँ पे अभी पता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डी जो है ये यहाँ पे केंद्र की बाहर की ओर हो जाएगा सी, क्योंकि बी के विपरीत दिशा में, तो अभी दोनों में से सी कहाँ पे होगा ये पता नहीं है। आगे क्या बोला है, डी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो सी का बायां दूसरे स्थान पे, तो ये देखिए अगर हम सी यहाँ पे रखेंगे तो सी का बायां दूसरे स्थान पे ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, डी, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी मौजूद है ई, इसका मतलब सी को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, अब ये देखिए सी अगर यहाँ है तो सी का बायां दूसरे स्थान पे ये देखिए डी यहाँ पे हो जाएगा, सी के बाएं दूसरे स्थान पे डी है, ये देखिए सी का बायां दूसरे स्थान पे डी हो रहा है, यानी कि सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और आगे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो क्या इससे हमारा आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, डी किस दिशा में अभिमुख है, तो ये देखिए डी हमारा यहाँ पे, तो ये कौन से दिशा में ये तो पता ही नहीं है, केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर। इसका मतलब कथन एक और दो मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कथन एक और दो मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए पहले हम इसे इस प्रकार मिलाएंगे, तो ये इस प्रकार कौन से फिगर में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो ऐसा बन नहीं रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं बन रहा ऐसा, ये देखिए ऐसा बनना चाहिए, उसके बाद ये ऐसा, ये देखिए, तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा बन रहा है, ये देखिए इस तरह से। ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं बन रहा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा।
यही आकृति यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा तथा गुणा और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो हमारा क्या है, 113 डिवाइड के स्थान पे क्या आ जाएगा, गुना 4, माइनस के स्थान पे क्या आएगा, प्लस 217, गुणा के स्थान पे डिवाइड 7 और प्लस के स्थान पे -4 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड को हल करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 31, यहाँ पे प्लस है, ये देखिए। फिर हम गुना कर लेंगे, तो 4 गुना 3 12, बाकी 1 यानी 5 4। उसके बाद यहाँ पे -4 है, तो 452 प्लस 31, ये देखिए 31 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। तो यहाँ पे 27 ऐड कर लेंगे हम लोग, 7 2 9 5 2 7 यानी 479 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, शब्द हॉकी के दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे बाएं से दाएं गिनने पे अक्षरों का उपयोग करके, यानी कौन से अक्षर का उपयोग करना है, दूसरा, HOCKEY। तो दूसरा अक्षर का उपयोग करना है, तो दूसरा अक्षर कौन सा है हमारा, O। फिर चौथा अक्षर, चौथा कौन सा है, K। फिर पांचवा E है। फिर छठा बाई। तो अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग किया हो। तो ये देखिए, ये अक्षर का केवल एक ही बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिए, ओके का स्पेलिंग तो AY होता है, लेकिन यहाँ तो E है, यानी कि ओके तो नहीं बन सकता है। तो हमें कुछ और शब्द सोचना पड़ेगा। ठीक है, ओके में तो AY होता है। ठीक है, OKAY, तो ये तो बनेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है YOKE, योग, ये अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। ठीक है, तो योग मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसान लोग जब खेत जोतते हैं हल से, तो जब वो बैलों को एक साथ बांधते हैं, वो जो है ना, उसी को योग कहते हैं। ठीक है, जब दो बैलों को बांधते हैं जिससे, उसे ही योग कहते हैं। ठीक है, जुआ, ठीक है, उसे जुआ कहते हैं। ठीक है, वो खेलने वाला जुआ नहीं, वो जो बैल को एक साथ वो बांधते हो जिस अथी से, उसे ही योग कहते हैं। ठीक है, योग मतलब और भी बहुत से अर्थ होते हैं। योग मतलब दास भी होता है। ठीक है, दास बनाना या अधीन करना, योग का बहुत मीनिंग होता है। तो हमारा योग बन रहा है। ठीक है, और कोई मीनिंग बन रहा है क्या, ये देखिए हम लोग सोच लेते हैं। ये की बन रहा है, चाबी, लेकिन यहाँ तो ओ का उपयोग ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सभी लेटर का हमें उपयोग करना है, तो इसमें तो हो नहीं रहा है। तो केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, योग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि ये दोनों में जो संबंध बन रहा है वही संबंध इसमें भी बनेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये क्या हो गया, नीचे आ गया, यानी कि ये बाटर इमेज बन गया है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बाटर इमेज बन गया। ये जो ऊपर वाला है नीचे आ गया, यानी कि ये जो एरो है ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे एरो, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं, इसमें तो एरो ऊपर है, 3 में भी है, 4 भी नहीं होगा। ये देखिए एरो हमारा नीचे आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि इसमें ये देखिए ये नीचे आ गया है बाटर इमेज, और ये जो बन रहा है ये कोना में आ गया, तो पी हमारा ये कोना में आ जाएगा। ठीक है, तो पी ये देखिए ये कोना में 1 में भी है, 3 में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग कम समय में बना सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आ गया ये कोना, तो ये किस प्रकार कितना डिग्री घूमा ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पी को देखेंगे इस कोना में कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये किस डायरेक्शन में घूमा ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के एक तार्किक और सार्थक क्रम को निरूपित करता है। तो हमारा क्या है, शर्ट पीस, धागा, फैब्रिक, शर्ट, कपास। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, कपास, यानी 5। कपास के बाद उससे क्या बनेगा, धागा, यानी 2। उसके बाद उससे क्या बनेगा, फैब्रिक, यानी 3। फैब्रिक के बाद शर्ट पीस बनेगा 1, उसके बाद शर्ट बनेगा, शर्ट पीस से हम लोग शर्ट सिलवाते हैं। ठीक है, 4। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये जो एरो है ये नीचे आ गया, यानी कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है। ये देखिए, ये समझिए 3 पे काटा है तो ये नीचे 6 पे काटा आ गया है, यानी ये 90 डिग्री घूम गया है क्लॉकवाइज। उसके बाद ये 180 डिग्री घूम गया, ये देखिए ये नीचे था ऊपर चला गया है। उसके बाद ये फिर से ये देखिए 90 डिग्री घुमा है, यानी कि पहले 90 डिग्री घुमा है, फिर 180, फिर 90, तो आगे क्या घूमेगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये देखिए ये 180 डिग्री घूमेगा तो ये किधर चला जाएगा, एरो इधर। 180 घूमेगा तो इधर ही तो आएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में नहीं है, तो 4 हमारा हट जाएगा। अब हम देखेंगे कि 1, 2, 3 में कहाँ पे डिफरेंस है, ये तीनों में कौन सा ऐसा लेटर या सिंबल है जो अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे तीनों अलग है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे यस है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आया है यस, तो ये यस यहाँ पे कहाँ से उठ के आया, ये देखिए ये इधर से सेकेंड जो है, सेकेंड लेटर वही उठ के नीचे आ गया है। फिर देखिए नेक्स्ट में ये जो टी है यही उठ के नीचे आ गया, ये देखिए। फिर इसमें ये जो राइट से सेकेंड लेटर है, ये जो पी है यही उठ के नीचे आ गया है। इसका मतलब आगे क्या होगा, ये जो आर है ये उठ के नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे नीचे में हमारा आर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो सेकेंड लेटर है यही उठ के नीचे आ रहा है, ये देखिए ये जो टी है ये नीचे आ गया है, पी है नीचे आ गया है, तो आगे जो है ये आर नीचे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा इच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि इसे हमें बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 7, 1, 4, 8, 3, 5, 6, इसे हम लोग को क्या करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, उसके बाद क्या है हमारा 8। तो हम लोग अरेंज कर दिए। तो आगे क्या बोला है, लेफ्ट टू राइट। तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट कर दिए। तो द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कितने ऐसे डिजिट हैं जो अनचेंज्ड है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एज कम्पेयर टू डैट इन द ओरिजिनल नंबर। यानी कितने ऐसे नंबर है जिसमें कोई चेंज नहीं किया, वो अपना स्थान पहले जहाँ था अभी भी वहाँ पे ही है। तो ये देखिए 7 है, यहाँ 7 के जगह पे अब तो 1 आ गया, ये तो अपना स्थान चेंज कर लिया, 7 अब यहाँ नहीं बल्कि यहाँ उठ के चला गया है। 1 भी अपना स्थान चेंज कर लिया, 1 यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ आ गया। लेकिन ये देखिए 4 अपना स्थान चेंज नहीं किया है, 4 पहले जहाँ था अभी भी वहीं है। ये देखिए 8 के स्थान पे ये देखिए यहाँ पे 5 आ गया, 3 के स्थान पे 6, 5 के स्थान पे 7, 6 के स्थान पे 8, यानी सभी ने अपना स्थान चेंज कर लिया है, केवल एक नंबर ने अपना स्थान चेंज नहीं किया, वो है 4। तो कितने ऐसे नंबर है, केवल 1 नंबर ऐसे हैं जो अनचेंज्ड है, अपना स्थान चेंज नहीं किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से 3 एक समान है और 1 अलग है। तो आपको बताना है कौन सा समान है। तो ये देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 135 है, यानी कि 15 गुना 9 करेंगे तो 135 आ जाएगा। ये देखिए 15 गुना 9 135। तो क्या 11 में कितना गुना करेंगे, तो ये देखिए ये तो 11 का मल्टीपल ही नहीं है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ये देखिए 18 गुना 9 करेंगे तो 162 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ भी 13 गुना 9 करेंगे तो 117 आ जाएगा, यानी सब में गुना 9 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा अलग हो जाएगा। 11 गुना 9 करेंगे तो 99 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 89 दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, जब नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक इसके विपरीत फलक पर होगा। तो ये तो बहुत इजी है, इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ये इसका विपरीत ये होगा, ये जो त्रिभुज है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वृत्त का विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका पूछा है तो इसका कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है। तो यहाँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ 15 है।
तो ये 15 से या तो 3 का बन सकता है या फिर 5-5 का बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लास्ट में जेड आ रहा है, यहाँ भी जेड, तो यहाँ पे हम लोग जेड लिख लेते हैं। ये देखिए जेड के पहले यहाँ क्या है, बाई जेड, यानी बाई जेड, पी आर, यहाँ भी पी आर कर लेते हैं हम लोग, पी आर। ये देखिए पी आर ए बाई जेड, यानी पी आर ए बाई जेड, पी आर ए बाई जेड। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, पी आर ए बाई जेड, यही सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए के बाद क्या है, जेड। तो ए जेड किस में है, ऑप्शन नंबर 2 3 में तो है नहीं, 1 4 में है। तो आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, आगे क्या है, पी, ए जेड पी, ये देखिए यहीं पे है, यहाँ पर तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या है, बाई आर बाई, ये देखिए बाई आर बाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख है। ये सब क्या है, उत्तर की ओर अभिमुख है। तो जब उत्तर की ओर अभिमुख है तो आपको पता ही है, इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है, डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति है, तो डी हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं, और डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति, अब इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है, डी और ए के बीच, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, डी और ए के बीच तो केवल 2 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 व्यक्ति हो गए हैं, और यहाँ पे 7 व्यक्ति बोला भी है, यानी अब इसके आगे कोई व्यक्ति नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो हम लोग ए को यहाँ भी तो बैठा सकते हैं, यहाँ भी तो डी और ए के बीच में ये देखिए 2 व्यक्ति हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ए यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे, और यहाँ पे ये खाली स्थान। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्या बोला है, तो आगे क्या बोला है, बी जो है सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। बी कहाँ बैठा है, सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, सी के दाएं, तो ये देखिए सी को हम लोग यहाँ रखेंगे तभी तो सी का दायां 1 2 3 4 5 बी यहाँ पे होगा, इसके अलावा हम लोग सी कहीं रख ही नहीं सकते। ये देखिए एक सेकेंड, अगर हम लोग सी को यहाँ रखेंगे तो सी के दाहिने 5वें 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम बी कैसे बैठा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे सी, उसके अलावा यहाँ पे सी तो रख ही नहीं सकते, इसके आगे ये 5वां व्यक्ति दाहिना होएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि सी हमारा यहाँ ही होगा और बी यहाँ पे। और इस फिगर में हम लोग देख लेते हैं सी को हम लोग कहाँ बैठा सकते हैं, सी हमारा यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 5 बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी क्या है, सी के दाहिने 5वें स्थान पर है। आगे क्या बोला है हमारा क्वेश्चन, जी जो है ई के ठीक दाएं है। जी कहाँ है, ई के ठीक दाएं, जी जो है ई के ठीक दाएं है, यानी ई और जी एक साथ बैठा है, यानी 2 स्थान हमारा खाली होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 2 स्थान खाली है, ई और जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। नीचे वाले फिगर में ये देखिए यहाँ पे 2 स्थान खाली है, ई और जी। यहाँ पे क्या बोला है, जी जो है ई के ठीक दाएं हैं, ई के ठीक दाएं, यानी ये दोनों एक साथ होगा, तो यहीं पे सीट खाली था तो हम लोगों ने बैठा दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जी जो है ई के ठीक दाएं लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पे बैठा है। जी जो है ई के दाएं ठीक दाएं तो बैठा है, लेकिन ए के बाएं है, ए के बाएं। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट वाले फिगर में तो ए के बाएं हो रहा है, लेकिन सेकेंड वाले फिगर में तो ए का बाएं इधर कहाँ होगा, ये तो ए के दाहिने हो रहा है, यानी सेकेंड वाला फिगर हमारा नहीं बन सकता। यहाँ पे साफ बोल दिया है, जो जी है ई के ठीक दाएं तो है लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, तो ए का बायां इधर ही हो रहा है। ठीक है, यानी सेकेंड वाला फिगर नहीं हो सकता है। तो आगे क्या बोला है, पंक्ति के दाहिने सिर पर कौन बैठा है, तो ये हमारा दाहिना हो गया, कौन बैठा है, ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 1 ए। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए कथन क्या बोला है, कथन, तो कथन में क्या बोला है, भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। भारत में जो बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों से प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत के 6 सबसे बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। तो इसका क्या कारण है? पहला, शहरों में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है। ये बिल्कुल सही है। शहर में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावना की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद करते हैं। ये तो गलत है। प्रवास इसलिए थोड़ा होता है कि व्यक्ति को यात्रा करना और नए शहर को देखना पसंद है। ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी केवल एक हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में केवल एक संभावित कारण है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा सेट एनालॉजी के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 5, 5, 25, 2, 5, 10। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे थर्ड नंबर आ रहा है। 5 गुना 5 25। यहाँ भी सेम वही लॉजिक लग रहा है। ये देखिए थर्ड नंबर आ रहा है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर करने पे। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में 7 गुना 3 करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ तो 14 है, ये तो होगा नहीं। 3 गुना 3 करने पे ये देखिए 9 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये पांचों आकृति में 4 एक प्रकार है और एक अलग है, तो आपको बताना है कौन सा अलग है। तो ये देखिए इसमें कितने भुजा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बाहर वाला में तो 8 भुजा है। उसके बाद फिर अंदर कितने भुजा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर बीच में क्या है, ये वृत्त है यानी 0 भुजा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भुजा। 7 के बाद यहाँ पे 3 भुजा हो गया, फिर 4 भुजा। इसमें क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा। फिर बीच में 4 भुजा, उसके बाद वृत्त है यानी 0 भुजा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 भुजा। फिर 1, 2, 3, 4, 5 भुजा, फिर 0। 1, 2, 3, 4, 5 भुजा, फिर 3 भुजा, फिर ये वृत्त आ गया 0। तो ये देखिए हमारा अलग हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये देखिए इसमें पहले 8 भुजा हो रहा है, फिर उसमें 2 कम कर दिया है 6 भुजा, उसके बाद बीच में वृत्त है या फिर आप कह सकते हैं 0 भुजा। सेम ऑप्शन नंबर 3 में पहले 6 भुजा, फिर 6 में 2 कम कर दिया 4 भुजा हो रहा है, फिर बीच में वृत्त है यानी 0 भुजा। फिर उससे ये देखिए 7 भुजा है, फिर 7 में 2 कम कर दिया 5 भुजा, इसमें भी 5 है, फिर 5 में 2 कम कर दिया है 3 भुजा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये 7 भुजा है, 7 में 2 कम करेंगे तो नेक्स्ट में 5 भुजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 भुजा कर दिया और यहाँ बीच में वृत्त भी नहीं है, यहाँ पे 4 भुजा कर दिया है, वर्ग ला दिया है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे दे दिया है कथन और यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही है। तो ये देखिए कोई भी लेटर, 2 लेटर के बीच में अगर ये ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल आ जाए तो वो दोनों के बीच में ये संबंध बनेगा, ठीक है, हमेशा। और अगर ये ना रहे, कोई 2 लेटर के बीच में ये दोनों रहे तो उसके बीच ये बनेगा, और अगर ये भी ना रहे तो इक्वल ही बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार सेम स्मॉलर में भी अगर ये लेटर आ जाए तो वो दोनों के बीच में ये संबंध बनेगा, और अगर ये ना रहे तो ये बनेगा, और ये भी ना रहे तो इक्वल ही बनेगा। और अगर 2 लेटर के बीच में ये दोनों ही सिंबल आ जाए तो वो दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे यस और यम के बीच संबंध ढूंढना है। तो यस और यम कहाँ पे, ये देखिए यहाँ हमारा यम है और यहाँ हमारा यस है, तो हम लोग लिख लेते हैं यम और यस। तो ये दोनों के बीच कौन सा सिंबल आएगा, तो ये देखिए ये आ रहा है ग्रेटर इक्वल, ये देखिए ये दोनों के बीच में फिर से ग्रेटर इक्वल। तो जब भी ये सिंबल रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों के बीच में ये संबंध बनेगा, ठीक है, यानी इसके बीच ये संबंध बनेगा। तो क्या यही ऑप्शन में दिया हुआ है निष्कर्ष में। तो यम यस जो है बड़ा होगा यम से, लेकिन यहाँ तो यम को बड़ा कर दिया, ये देखिए यहाँ यम नहीं बल्कि यस बड़ा होगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ये देखिए यस ग्रेटर होगा यम से, और यहाँ पे निष्कर्ष में क्या कर दिया, यम के तरफ कर दिया, ये देखिए, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम 2 निष्कर्ष में देखते हैं क्या है, यफ और यस के बीच में कौन सा संबंध है। तो ये देखिए हमारा यफ कहाँ पे है, यहाँ पे, और यस यहाँ पे। तो यफ और यस के बीच में कौन सा संबंध बनेगा, तो ये दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, एक तो ये है और ये यही सिंबल है, यानी ये दोनों के बीच में यही संबंध बनेगा।
लेकिन यहाँ तो इक्वल दे दिया है, इक्वल नहीं बनेगा, साथ में यस ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इक्वल या ग्रेटर दोनों हो सकता है। तो अब हम ऑप्शन नंबर 3 निष्कर्ष 3 देख लेते हैं। 1 और 2 तो गलत हो गया। निष्कर्ष 3 में कौन सा लेटर है, आई और जे। तो आई हमारा यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, आई जे लिख लेते हैं। ये देखिए ये दोनों के बीच में ग्रेटर है, फिर से ग्रेटर है, फिर ये देखिए ग्रेटर इक्वल है, फिर ग्रेटर इक्वल है, फिर इक्वल है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा रहे तो दोनों के बीच में ये ग्रेटर का संबंध बनेगा, यानी कि जे जो है बड़ा होगा आई से। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा, जे बड़ा होना चाहिए, यहाँ तो आई को बड़ा कर दिया है, जे बड़ा होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं, निष्कर्ष 4 को चेक कर लेते हैं। 3 तो हमारा गलत हो गया है। 4 में यम और डी है, तो यम और डी हम लोग देखेंगे, यम हमारा यहाँ पे है, डी हमारा यहाँ पे। तो यम और डी के बीच में कौन कौन से सिंबल है, एक तो ये है और एक ये। तो जब भी ये सिंबल रहे तो दोनों के बीच में ये संबंध बनेगा, यानी कि ये, यानी डी जो है बड़ा होगा यम से। ये देखिए यही चीज़ दिया हुआ है, डी जो है ग्रेटर है यम से, यानी 4 हमारा सही है, बिल्कुल सही है निष्कर्ष 4, यानी कि केवल निष्कर्ष 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कुछ कलम किताबें हैं। कुछ कलम क्या है, किताब, कुछ कलम किताब है। सभी किताबें कार है, जितने भी किताबें सभी के सभी क्या है, कार। कुछ कारें चम्मच है, कुछ कार क्या है, चम्मच। तो हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ चम्मच कलम है। क्या कुछ चम्मच कलम है, ये तो बिल्कुल गलत है, कलम हमारा यहाँ पे है और चम्मच यहाँ पे। हालांकि हम इधर चम्मच को फिगर इधर बना के कर भी सकते थे, लेकिन ये भी तो संभावना है कि चम्मच हम ऐसे बनाएंगे तो नहीं होगा। तो जहाँ भी होगा और नहीं होगा तो इसे हम गलती करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ किताबें कलम है। क्या कुछ किताबें कलम है, ये बिल्कुल सही है, कुछ किताबें क्या है, कलम है। तो ये हमारा निष्कर्ष 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे कार्ड को ये लिख दिया है और इसे ये, और पैक को ये, पूछा क्या है, डी। तो डी हमारा कहाँ पे है, ये देखिए डी हमारा यहाँ पे, ये देखिए, यानी इसमें CAR हमें देखना है कि CAR का क्या होगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ भी R मौजूद है, इसमें यहाँ भी R मौजूद है। तो देखेंगे दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, वो R के लिए हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, ये देखिए 5 कॉमन है, ये देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि R के लिए तो 5 हो गया है, यानी 5 तो हमारा हो नहीं सकता। बचा क्या, 7 3 9। तो R तो हमारा हट गया है, एक सेकेंड हम इसे मिटा देते हैं। R तो हमारा हट गया है और R के बदले क्या है, 5। हमें निकालना क्या है, D का। तो यहाँ पे क्या बच गया है, ये देखिए यहाँ पे CA इसमें भी है, CA इसमें भी है। तो देखेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। ये देखिए इसमें भी 7 है, यहाँ भी 7 है, फिर 3 तो है नहीं। ये देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, यानी CA का क्या हो जाएगा, 7 और 9। तो C का 7 है या C का 9 है, A का 7 है या A का 9 है, ये तो पता नहीं है और हमें इससे मतलब भी नहीं है कि C का क्या होगा और A का क्या होगा, ठीक है। ये हमें देखने, C का 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ D बच गया और यहाँ पे क्या बचा है, 3, यानी D का कोड 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CA भी है, यहाँ भी CA है, तो इससे हमें पता लग गया CA का 7 या 9 में से कोई एक होगा। और यहाँ R का तो 5 निकल ही गया, तो यहाँ पे तो क्या बच गया, 3। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, BUTTER। बटर को क्या लिखा है, CWWSCO। तो ये देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे +1 कर दिया, ओके। फिर यहाँ पे +2 कर दिया है, फिर यहाँ पे +3 कर दिया है, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ -2 और यहाँ -3। ये देखिए पहले क्या किया है, +1, फिर +2, फिर +3, फिर -1, -2, -3। तो नेक्स्ट में भी देख लेंगे क्या सेम यही चीज़ किया है। T में 1 ऐड करेंगे तो ये देखिए U, H में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, IJ, ये देखिए J है। E में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, H। फिर O में हमें क्या करना है, 1 माइनस, तो O में 1 माइनस करेंगे तो ये देखिए N आ रहा है। R में 2 माइनस करेंगे तो P आ जाएगा। बाई में 3 माइनस करेंगे, बाई का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 25, और भी का
25 में 3 घटाएंगे 22 आना चाहिए। देखिए भी का 22 होता है, यानी कि सेम यही चीज़ इसमें भी लगा है, तो हम भी वही कर देंगे। यहाँ पे क्या कौन सा लॉजिक लग रहा है, +1 +2 +3, फिर क्या हो रहा है -1 -2 -3। तो ये देखिए यल में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यम, ए में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा सी, तो यम सी। ये देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन में हम लोग फंस गए हैं, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। टी में 3 ऐड कर देंगे तो टी के बाद क्या आता है यू भी डब्लू, तो डब्लू आ जाएगा। या फिर टी का अल्फ़ाबेट नंबर 20 होता है, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 23 किसका होता है डब्लू का। ये देखिए यहाँ भी डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है, ये देखिए आगे भी इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो आगे चेक करने का फ़ायदा है नहीं। हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए लास्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। लास्ट नंबर में क्या हो रहा था -3, तो टी में हम लोग -3 कर देंगे। टी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 20, 20 में -3 करेंगे तो 17 आना चाहिए। 17 किसका होता है क्यू का, यानी लास्ट में क्यू आएगा, यहाँ तो पी है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में ये फिर से क्या बोल दिया है, प्लस और माइनस को बदल दिया है और गुणा अभागा को बदल दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 163, डिवाइड के स्थान पे ×3, फिर प्लस के स्थान पे माइनस, गुणा के स्थान पे डिवाइड और माइनस के स्थान पे प्लस, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 21, फिर हम गुणा करेंगे तो 3 × 3 9, ये आ जाएगा, फिर -21 + 1। तो ये देखिए 4 8 9 में -20 करेंगे, ये देखिए -21 + 1 यानी कि -20 हो जाएगा। तो इसमें 20 घटा देंगे तो यह क्या आ जाएगा 469, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 1 और 2 के रूप में क्रमांकित 2 कथन दिए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का निर्णय लीजिए। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये देखिए, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। तो क्या केवल एक पर्याप्त है हमारा आंसर लाने के लिए कि किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। तो हम लोग कथन 1 पढ़ेंगे। कथन 1 में क्या बोला है, नव्या किशोर की पुत्री है। नव्या क्या है, पुत्री है। पुत्री को हम लोग माइनस से और पुत्र को प्लस से, यानी कि फीमेल को माइनस से हम लोग लिख रहे हैं और मेल को प्लस से, इससे पता चल जाएगा कौन मेल है और कौन फीमेल। तो ये क्या है, किशोर की पुत्री है। विनीता क्या है, किशोर की पत्नी। किशोर की पत्नी क्या है, विनीता। ये दोनों पति पत्नी है तो इसे हम लोग प्लस कर देंगे। ये पत्नी है तो माइनस और ये पति है प्लस, ये मेल है और ये फीमेल। तो क्या कथन 1 से हमारा आंसर आ रहा है। क्या हमारा क्वेश्चन था, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। यहाँ तो सुजाता कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। यानी केवल कथन 1 से तो हमारा आंसर आ नहीं रहा है। अब हम कथन 2 पढ़ेंगे कि क्या केवल कथन 2 से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं। कथन 2 में क्या बोला, अमन नव्या का भाई है। अमन क्या है, नव्या का भाई, भाई है ये किसका, नव्या का। सुजाता अमन की इकलौती पुत्री है। सुजाता कौन है, अमन की इकलौती पुत्री है सुजाता। तो क्या इससे हमारा आंसर आ रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या था, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। तो यहाँ तो किशोर कहीं दिख ही नहीं रहा है, सुजाता तो दिख रहा है लेकिन किशोर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम इससे भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि केवल कथन 2 से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कथन 1 और 2 को मिलाएंगे। हो सके कथन 1 और 2 को मिलाने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कथन 1 और 2 को मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ तक तो हम कथन 2 बना ही चुके हैं, हम कथन 1 पढ़ लेते हैं। नव्या किशोर की पुत्री है। नव्या किसकी पुत्री है, किशोर की। किशोर को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। विनीता किशोर की पत्नी है। विनीता क्या है, किशोर की पत्नी। ये पत्नी है और ये पति है। तो क्या अब हमारा कथन का आंसर आ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। तो ये देखिए अब हमारा प्रश्न का उत्तर आ रहा है, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। ये देखिए, तो ये क्या है, सुजाता का ये पिता। ये अमन क्या है, सुजाता का पिता। और ये क्या है, पिता का पिता यानी दादा। ये देखिए क्या है, भाई बहन है। ठीक है, तो ये इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, यानी ये सुजाता का क्या हो जाएगा, दादा। तो अब हम किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम निकाल सकते हैं।
यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों एक साथ आवश्यक है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों एक साथ हमारा आवश्यक है, तभी हम पता लगा सकते हैं किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, वीर का सघन से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ढलान किससे संबंधित होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है। तो ये देखिए, ये इसका पर्यायवाची शब्द है, तो ढलान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 तीव्र ढाल। ठीक है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दे दिया है वीर का सघन, तो यहाँ पे सिनोनिम दे दिया है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, तो ढलान का क्या हो जाएगा, तीव्र ढाल, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये चारों में से एक अलग है, तो आपको बताना है कि कौन सा अलग है। तो ये देखिए, यात्रा करना, सैर करना, ये तो पर्यायवाची शब्द है यानी कि सिनोनिम है। ढोना, उठाना, ये भी पर्यायवाची शब्द है। अवलोकन, देखना, ये भी पर्यायवाची शब्द है। लुक सी, ये यहाँ पे है। पास, दूर, ये तो विलोम शब्द है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, सिनोनिम है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एंटोनिम। ये यात्रा करना का पर्यायवाची ही सैर करना होगा। ढोना, उठाना एक ही शब्द है। ठीक है, अवलोकन, देखना, लेकिन यहाँ पास और दूर ये क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, एंटोनिम हो रहा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा फिर से वही क्वेश्चन है, ये देखिए, प्लस माइनस को बदल देगा और गुना डिवाइड को बदल देगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 161 गुना 4 माइनस 75 डिवाइड 5 प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 15 यानी -15। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे, 4 6 चक 24 बाकी 2 यानी कि 644, फिर -15 प्लस 4, तो 644 में हम लोग क्या करेंगे, -11 कर देंगे। ये -15 प्लस 4 क्या होगा, -11 ही तो होगा, तो क्या आ जाएगा 633। तो 633 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए, हमारा अक्षर श्रृंखला है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ तो हम देख रहे हैं ये अल्फ़ाबेट ही लिखा हुआ है, ABCD ही दिख रहा है हमें। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें क्या किया है, +2 किया, ये देखिए, फिर यहाँ पे क्या किया है, +1, फिर क्या किया है, +2, तो कहीं ऐसा तो नहीं +2 +1 इस प्रकार चल रहा है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी +2 कर दिया, यानी कि यहाँ पे +1 किया होगा और शुरू में +2 हुआ होगा। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, ए में +2 करेंगे क्या आ जाएगा, C, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, फिर C में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D, ये देखिए फिर +1 हुआ है, फिर D में +2 करेंगे F, फिर F में +1 करेंगे G में +2 करेंगे I, फिर I में +1 करना है तो I में 1 ऐड करेंगे तो G आ जाएगा, फिर J में +2 हुआ L में +1 हुआ M में +2 हुआ O में +1 हुआ है P में क्या होगा, +2, तो क्या आ जाएगा हमारा R, फिर R में +1 करेंगे तो यस आ जाएगा, फिर यस में ये देखिए +2 हुआ है U, फिर 1 ऐड हुआ है V, फिर 2 ऐड हुआ है X, फिर X में 1 ऐड हुआ है Y में 2 ऐड हुआ है तो क्या आ गया A, फिर A में 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा B। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में पहले क्या आया है, C फिर J, CJ RSB, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, यानी पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज चल रहा है, यानी कि ABCD ही चल रहा है अल्फ़ाबेट, पहले क्या हो रहा है यहाँ +2 फिर +1 +2 +1 इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, यहाँ बोल दिया है लगभग में, इसका लगभग में मान क्या होगा, और यहाँ हम ऑप्शन क्या देख रहे हैं, ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ये लगभग क्या है 50 और ये लगभग क्या है 10, 50 10 60, 60 में हम लोग लगभग ये क्या घटा देंगे, ये 5.5 है, यानी 5 ही घटा देते हैं तो 55 आ जाएगा, यानी लगभग 55 के समथिंग आएगा, तो ये एक ही ऑप्शन 4 में है, ये बहुत दूर है, 37 19 6 ये सब बहुत दूर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर बैठे, ये सभी उत्तर की ओर है, यन जो है P के बाएं तीसरे स्थान पर, यन कहाँ है, P के बाएं तीसरे स्थान पर, ये हमारा यन यहाँ पे आ जाएगा, ये उत्तर की ओर है तो बायां इधर ही तो होगा। यम जो है यन के बाएं तीसरे स्थान पर, यम कहाँ है, यन के बाएं तीसरे स्थान पे। ओ जो है यम के बाएं तीसरे स्थान पर, ओ कहाँ है, यम के बाएं तीसरे स्थान पे।
आगे क्या बोला है, ओ और यन के बीच में यम बैठा है। ओ और यन, ये देखिए ओ और यन के बीच में यम तो बैठ ही रहा है। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ओ और यन के ठीक बीच में यम बैठा है, ठीक है, यहाँ बोला है बीच में, तो ये देखिए बीच तो हो ही रहा है। आगे क्या बोला, यम और पी के बीच में यन बैठा है। ये देखिए यम और पी के बीच में यहाँ यन बैठा है। तो यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे क्या बोल दिया, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है, 18 74 298। ये देखिए ये तो बड़ा संख्या, यानी ये मल्टीप्लाई करने पे ही आया होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए 18 गुना 4 करेंगे तो 72 आ रहा है, लेकिन यहाँ 74 यानी +2 कर देंगे। फिर आगे क्या 74 गुना 4 करने पे आ रहा है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 चक 16, बाकी 1 7 चक 28, 1 29, यानी 296 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 298 यानी +2 किया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं क्या गुना 4 करने पे आ रहा है या नहीं। 298 गुना 4 कर लेंगे, 8 चक 32, बाकी 3, 9 चक 36, 3 39, बाकी 3 यानी 11, यानी 1192 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 1194 यानी +2, यानी कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, गुना 4 +2। ये देखिए यहाँ भी गुना 4 +2 हो रहा है, तो हम लोग आगे भी कौन सा लॉजिक लगा देंगे, गुना 4 +2। तो इसे आप लोग यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ऑप्शन में सभी का यूनिट डिजिट अलग है। तो ये देखिए 8 गुना 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 8 चक 32 यानी 2 आएगा। फिर 2 में हम लोग ये 2 ऐड कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये देखिए यूनिट डिजिट 4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्यू आर की माँ है। क्यू क्या है, आर की माँ। क्यू माँ है, फीमेल को हम लोग माइनस से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। आर की माँ है। पी क्यू का पति है। पी कौन है, क्यू का पति। क्यू का पति पी है, मेल है ये। यस आर का भाई है। यस क्या है, आर का भाई है। पी यस से क्या संबंध है। पी का यस से क्या संबंध है, ठीक है। पी का यस से क्या संबंध है, ये पी का, तो यस का ये क्या लगेगा, पिता लगेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई है, ये भाई है। ये इसका माता और ये इसका पिता है, यानी ये इसका भी तो माता पिता होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई है। और आर भाई है या बहन है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये दोनों भाई बहन या फिर भाई भाई है, जो भी है, तो ये इसका माता पिता है, तो ये इसका भी माता पिता होगा, यानी पी क्या है, पिता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है।